नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती मॉडल पेपर डेली हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो सेट नंबर 20 देखा था इससे पहले, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। सेट नंबर 21 आज हम देखेंगे। स्टार्टिंग के 1 से 40 के प्रश्न मैथ और रीजनिंग के लास्ट में देखेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 41 से। 41 से 120 तक हम आपको प्रश्न कराएंगे, फिर लास्ट में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन देखेंगे। 41 प्रश्न है, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो कि आपका तंबाकू में मौजूद होता है? तो आप सभी को पता है, ऑप्शन यहाँ पर निकोटीन जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला निकोटीन होता है तंबाकू में। चाय वगैरह में भी आपको देखने को मिलता है। तंबाकू की जब बात होती है तो तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 मई को जो है ये मनाया जाता है। तंबाकू पर रोक लगाने के संदर्भ में आप ऐसे के जो है वो कह सकते हैं। और मार्फिन जो आप देख पा रहे हैं पहले ऑप्शन में, मार्फिन एक एल्केल या एल्केलाइड के रूप में आपका जाना जाता है और इससे पीड़ा नाशक के रूप में बेसिकली यूज करते हैं। गहरी नींद वगैरह आती है उसका भी यूज इसमें करते हैं। अगला, इनमें से कौन सा एक आंख का विकार है? तो आपका आंसर निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। बाकी तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। निकट दृष्टि दोष में होता क्या है? दूर का स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, जस्ट अपोजिट होता है ना। और निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो मायोपिया जो है वो कहते हैं। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें जस्ट अपोजिट होता है, निकट का नहीं दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए यूज किया जाता है अवतल लेंस का, और जस्ट अपोजिट जो है वो उत्तल लेंस हो जाएगा। और अवतल लेंस में आप जानते हैं ऋणात्मक चिन्ह रहता है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इनमें से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे जो है वो पूछा गया है नहीं देता है? तो सीटेट से क्वेश्चन इन्होंने उठाया है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा कोयल वाला। कोयल की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि कोयल जो अपना अंडा है वो अपने घोंसले में जो है वो नहीं देती हैं। कोयल अपना घोंसला बनाती नहीं है, तो कोयल पक्षी वर्ग से संबंधित है, ये तो संबंधित है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। और शांति का प्रतीक कौन से पक्षी को कहते हैं? तो कबूतर को कहते हैं। ये कुछ पॉइंट है। इनमें से किस स्थिति में हम अपने कमरे के ताप पर पानी उबाल सकते हैं? निम्न ताप पर आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ताप बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल फॉर्मूला। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बैरोमीटर होता है। दो सतहों की अनियमितताओं का क्या होता है जो स्थैतिक घर्षण का कारण बनती है? तो क्या हो जाएगा? इंटरलॉकिंग आपका ऑप्शन हो जाएगा। और घर्षण किसको कहते हैं? जब दो सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को लेकर के बात हो। अच्छा, स्नेहक लगाया जाए तो घर्षण को क्या प्रभाव पड़ेगा? तो घर्षण जो होता है वो कम हो जाता है। इनमें से कौन सा अधातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है? तो ग्रेफाइट आपका ऑप्शन हो जाएगा। ग्रेफाइट एकमात्र अधातु भी है, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक भी है। अगर ब्रोमीन से संबंधित क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में एक ब्रोमीन का नाम देखने को मिलता है और एक पारा का नाम भी देखने को मिलता है। पारा ज्यादातर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, और ये सब हैलोजेंस में आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हैलोजेंस में। अगला, इनमें से किस गैस का ऊर्जामान सबसे ज्यादा होता है? तो हाइड्रोजन का ऊर्जामान सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? तो 1.5 लाख कैलोरी आपका देखने को मिलता है प्रति किलोग्राम के हिसाब से, अगर इसकी वैल्यू को आप कहें। और एलपीजी उससे कम रहता है, उसमें लगभग 55,000 करके यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। अगला देखते हैं आपका, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो रेबीज। वैसे तो अधिकतर पागल कुत्ते के काटने से पूछा जाता है। विटामिन सी या विटामिन सी, स्कर्वी आपका हो जाएगा। और इन्फ्लुएंजा जो फ्लू होता है वो वायरस के कारण होता है, और इसमें देखने को क्या मिलता है? नाक, गले और फेफड़े को प्रभावित करता है, वो आप याद रख सकते हैं। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई कारण होता है कि श्वेत प्रकाश में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य अपेक्षाकृत निम्न होती है, ये आपका सही हो जाएगा। और बाकी मैंने बताया था कि जो प्रकाश किरणें आती हैं, धूल और सूक्ष्म कण होते हैं ना, उनसे टकरा करके फैल जाती हैं, तो उसको हम कहते क्या है? अधिकतर जो क्वेश्चन बनता है ना वो ऑप्शन में प्रकीर्णन शब्द दे देता है। तो ये घटना किसका है? प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। इस चीज को बेसिकली आपको याद रखना है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसे कहते हैं। और कौन कौन सी घटनाएं आपको देखने को मिलती हैं प्रकीर्णन से ही? तो जैसे उगते और डूबते सूरज का लाल रंग दिखाई देता है ना, तो वो भी आपका प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अंतरिक्ष से अगर आप आसमान देखते हैं तो वो किस रंग का दिखाई देता है? पहली बार तो यही क्वेश्चन बनता है। तो अंतरिक्ष से अगर आसमान देखेंगे तो वो
काला रंग दिखाई देता है, और ये भी आपका सेम प्रकीर्णन की ही घटना का उदाहरण है। क्यों ऐसा काला रंग दिखाई देता है? क्योंकि वायुमंडल ना होने के कारण प्रकाश का प्रकीर्णित या प्रकीर्णन जो है आप कह सकते हैं नहीं हो पाता है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम क्या है? तो गैर नवीकरणीय स्रोत। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ये पारंपरिक स्रोत का दूसरा नाम है। और नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा जो प्राकृतिक स्रोत पर बेसिकली डिपेंड करे, जैसे सौर ऊर्जा है, वो इसमें आ जाएगा। और एक तरीका वो भी तो कहते हैं कि जिसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, खर्च ना हो, जैसे सौर ऊर्जा होती है। अगला कह रहा है कौन सी किसकी विटामिन की कमी से स्कर्वी जो है रोग होता है? किससे होता है? विटामिन सी आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। विटामिन ए से क्या होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन बी 1 से क्या होता है? तो बेरी बेरी होता है। बी 3 से क्या होता है? पेलेग्रा होता है। बी 6 से क्या होता है? एनीमिया होता है। लगभग सभी बता चुके हैं हम। काली खांसी को डैश भी कहा जाता है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। पर्टूसिस कहा जाता है, काली खांसी को पर्टूसिस कहते हैं। रुबेला जो है ये आपका एक विषाणु जनित रोग में आता है। इसमें देखते हैं आप कि हल्के चकत्ते, बुखार, ये सारे इसके लक्षण में जो है वो दर्शाए जाते हैं। और चेचक किससे होता है? चेचक होता है आपका वेरियोला वायरस से। मशरूम क्या है? मशरूम एक प्रकार का कवक के अंतर्गत आता है। मशरूम आपका कवक के अंतर्गत आता है। अच्छा, कवक से क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है कि कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? माइकोलॉजी कहते हैं। ये पूछा भी कई बार जाता है, तो माइकोलॉजी ध्यान रखिएगा। कवकों के अध्ययन को जो है वो कहा जाता है। भोजन में डैश की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए आयोडीन जो है उसका यूज किया जाता है। तो किसका चेक किया जाता है? किसको? स्टार्च को चेक किया जाता है। ठोस आयोडीन का रंग जो होता है वो बैंगनी भूरे से थोड़ा सा काला हो जाता है, और आयोडीन जो होता है वो पानी में घुलनशील होता है। ये सब कुछ इसके पॉइंट है। और स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करेंगे तो बैंगनी काले रंग का उत्पादन होता है। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी कहा जाता है। ये आपका सही हो जाएगा। पारितंत्र के अध्ययन का विज्ञान करके भी कहते हैं। और पारितंत्र जो होता है वो पारिस्थितिकी की कार्यात्मक इकाई के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। अगला है इनमें से किसमें ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? स्टेथोस्कोप में आपका ऑप्टिकल लेंस नहीं होता है, बाकी तो लगभग सब में होता है। पेरिस्कोप में भी, माइक्रोस्कोप में भी, टेलीस्कोप में। स्टेथोस्कोप देखते हैं ना, डॉक्टर लगाते हैं चेक करने के लिए, तो ये आपका सही हो जाएगा। और बहुत दूर की अगर कोई चीज देखनी है तो उसके लिए यूज करते हैं टेलीस्कोप का, और सूक्ष्म वस्तु को देखनी है तो उसके लिए यूज करते हैं माइक्रोस्कोप का। अगला कह रहे हैं इनमें से खाद्य जो फाइबर है वो प्रचुर मात्रा में इनमें से किस में होता है? तो सेब में आपको देखने को मिलता है प्रचुर मात्रा में। पहला ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। फाइबर बेसिकली करता है काम कि ना पचने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें आता है। पौधों से कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलते हैं, और जैसे एक सैलेड इसका रूप हो जाता है, बेसिकली आपके डाइजेशन में हेल्प करता है, ये तरीके से कह सकते हैं। रक्त के तरल भाग को क्या कहा जाता है? तो प्लाज्मा कहते हैं रक्त के तरल भाग को। प्लाज्मा कुल ब्लड का कितने परसेंट होता है? तो ये आपका 55% देखने को जो है वो मिलता है। प्लाज्मा में और क्या क्या होता है? तो रक्त कणिकाएं होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। रक्त जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? तो एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, और प्रोथ्रोम्बिन होता है। और प्रोथ्रोम्बिन को ही फाइब्रोनोजन भी कहते हैं। अब जो मैंने तीनों नाम बताए हैं, एक एक पॉइंट में आपको जरूर बताऊंगा जिसमें आप जरूर याद रखिएगा। जैसे सबसे पहला अगर हम बात करते हैं एल्बुमिन के बारे में, तो एल्बुमिन जो होता है ये आपका रक्त के ऑस्मेटिक जो दाब होता है उसको नियंत्रण करने का काम जो है वो करता है। दूसरा मैंने बताया प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन और इसके साथ साथ आपका फाइब्रोनोजन की अगर बात करते हैं तो रक्त का थक्का बनाने या जमने में ये मेन इनका रोल होता है, इसमें हेल्प करते हैं। और तीसरा मैंने बताया ग्लोबुलिन करके, ये किस में काम आता है? तो ये काम आता है एंटीबॉडी के निर्माण में। ये तीन आपको देखने को मिलते हैं। कौन सा पोषक तत्व भंजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो यहाँ पर आपका वसा। वसा से सबसे अधिकतम ऊर्जा आपको मिलती है। 1 ग्राम वसा से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो ये भी पॉइंट पूछा जाता है। तो 9.3 कैलोरी ऊर्जा जो है वो मिलती है कितने से? 1 ग्राम से। 1 ग्राम वसा से। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हर्ट्ज के बराबर होता है?
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रति सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। प्रति सेकंड हर्ट्ज के बराबर जो है वो होता है। एक सेकंड में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है? तो n बराबर 1/t करके होता है। अगला है सोडियम डैश में संग्रहित किया जाता है। किसमें संग्रहित किया जाता है? मिट्टी के तेल में संग्रहित किया जाता है। सोडियम क्यों किया जाता है बता चुके हैं, क्योंकि क्रिया कर जाता है ऑक्सीजन से। और सोडियम की अगर बात करते हैं तो चाकू से आसानी से किसको काटा जा सकता है, ऐसे करके पूछा जाता है, तो सोडियम को काटा जा सकता है। सोडियम एक्चुअल में धातु बहुत मुलायम होती है इसलिए, और सोडियम धातु पानी से भी हल्की होती है। अगर उसे आप पानी में डाल देते हैं ना तो पानी के ऊपर तैरने लगती है। मिलती किसमें फिर? अगर घुलनशील की बात करें तो बेंजीन और ईथर में जो है सोडियम घुल जाता है। कौन सी बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से की जाती है? 20 क्वेश्चन अब तक हमारे लगभग हो चुके हैं। वीडियो से जो भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी अवश्य करते रहिएगा। बाकी लाइव टाइमिंग आप सभी को पता ही है कि प्रैक्टिस जो हम करा रहे हैं वो शाम के 5 बजे की करा रहे हैं, और जो टॉपिक वाइज प्रश्न करा रहे हैं वो हम देख रहे हैं 12 बजे। तो ये दो लाइव टाइमिंग है। आंसर की बात करते हैं कि किस बीमारी की रोकथाम साल्क वैक्सीन की मदद से जो है वो, तो पोलियो आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अच्छा, कुछ वैक्सीन है जैसे बीसीजी है तो उसके लिए ट्यूबरकुलोसिस आपका हो जाता है। हेपेटाइटिस बी है तो हेपेटाइटिस बी रखता है उसके रोग के विरोध के रूप में आप कह सकते हैं। ये सब वैक्सीन के नाम होते हैं, तो यहाँ पर पोलियो हो जाएगा। अगला है आपका, एक तरल जल द्वारा गैस या जलवाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण जो है वो इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उर्वरक कहते हैं। कहते हैं ना कि नेचुरल उर्वरक जो होते हैं उनका यूज करें, जैसे केचुआ है या गोबर की खाद है, क्योंकि जो उर्वरक होते हैं रासायनिक वो कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुंचाते हैं, मृदा को भी नुकसान पहुंचाते हैं। अगला है कि कौन सा पोषण है जिसको साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि डैश पोषण को साधारण अकार्बनिक पदार्थों को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्वपोषी हो जाएगा, जो अपना भोजन स्वयं बनाए। परपोषी, जो दूसरों पर डिपेंड रहे, उसी को तो कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ट्राइग्लिसराइड्स एक प्रकार के डैश होते हैं। तो क्या होते हैं? एक प्रकार के वसा होते हैं। ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। पाए किस में जाते हैं? ब्लड में पाए जाते हैं। अगर ये ज्यादा हो जाए ना तो हमारा जो हार्ट होता है ये खतरे में आ जाएगा, ये समझ लीजिए। ये ध्यान रखिएगा, शरीर में इसकी अधिकता नहीं होनी चाहिए, हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। अधिकतर जो वसा है या शराब का सेवन करते हैं ना उनके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाता है। इनमें से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो कौन सा है? कोयला आपका ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत में जो है वो आता है। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत में मैंने बताया था जो समाप्त हो जाए उससे आप पहचान सकते हैं, या ऐसे भी आप कह सकते हैं कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय के रूप में, तो वो भी सेम नाम अलग अलग हैं और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका कि पानी और बाकी ऑप्शन देखेंगे जैसे ज्वारी है, भूतापीय, सौर, ये तो कभी समाप्त ना होने वाले ना, तो कोयला ही तो जलाएंगे तो जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगला कह रहा है पानी में क्लोरीन की गोलियां या क्या मिला करके क्लोरिनीकरण आपका किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर मिलाया जाता है, शुद्धिकरण के लिए मिलाया जाता है। ये जो प्रभाव होता है वो क्या कहलाता है? ऑक्सीकारक कहलाता है। अच्छा, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसका नाम है लाल दवा, KMnO4 कहते हैं, वो भी आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं कि इनमें से किसमें द्विबीजपत्री बीज जो है आपके होते हैं? तो गुलाब में द्विबीजपत्री होते हैं, ये सही हो जाएगा। बीजों में क्या होता है? दो बीज पत्र होते हैं। इसमें एग्जाम्पल में गाजर हो जाता है, डेजी है, गुलाब है, ये सब आते हैं। इनमें से कौन से रसायन का उपयोग सूक्ष्म जीवों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में जो है वो नहीं किया जाता है? ये पूछा गया है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट करके जो देख रहे हैं इसका यूज नहीं किया जाता है। सोडियम बेंजोएट तो मैंने पहले ही बताया था, अचार वगैरह में पड़ता है कि खराब ना हो उसके लिए। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, या खाने का सोडा भी कहते हैं, ये सब इसके नाम है। तो ये सूक्ष्म जीवों की विकास की रोकथाम के लिए नहीं होते हैं बेसिकली, ये चीज पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, A.G. टांसले 1935 में
किसकी अवधारणा जो है इन्होंने दी थी? पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा इनके द्वारा जो है वो दी गई थी। इसके अलावा देखने को मिलता है 1866 में अर्नेस्ट हैकल का नाम। अर्नेस्ट हैकल का नाम कहाँ देखने को मिलता है? देखिए, टांसले और अर्नेस्ट हैकल में दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। तो अर्नेस्ट हैकल की अगर बात करते हैं तो इनका नाम देखने को मिलता है इकोलॉजी के संदर्भ में। बस इतना पता होना चाहिए कि इकोलॉजी प्रश्न में पूछा गया है कि आपसे पारिस्थितिक तंत्र पूछा गया है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग इन्होंने बेसिकली किया था, इसलिए इनका नाम देखने को मिलता है और समय 1866 का था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूक्ष्म जीव नहीं है? तो यहाँ पर पादप ही ऑप्शन एक ऐसा है जो सूक्ष्म जीव में नहीं आ रहा है, नहीं पूछा गया है ना, तो बस यही एक ऑप्शन हो जाएगा। बाकी आपका देखेंगे तो बैक्टीरिया, शैवाल, प्रोटोजोन्स, ये सब आपके आ जाएंगे। इनमें से कौन सा कह रहा है जड़ नहीं है? तो कौन सा जड़ नहीं है? यहाँ पर आपका आलू जो है वो जड़ नहीं होती है, आलू आपका तना होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने इसीलिए शायद पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में आया था कि कहीं आया था उससे रिलेटेड, तो उसमें मैंने बताया था कि तना आपका होता है आलू। जैसे प्रकंद जो होता है उसमें हल्दी, अदरक, केला और फर्ण 4 नाम देखने को मिलते हैं। प्याज लहसुन जो होता है वो सल्क कंद में आता है। आलू जो होता है ये आपका स्तंभ कंद में आता है। वैसे तो आपका जड़ में नहीं, सीधे से तना ही लिखा रहता है। मतलब भूमिगत जो तने होते हैं ना, उनके भी अलग अलग नाम होते हैं, तनों के भी टाइप होते हैं ना। एक प्रकंद होता है, एक आपका स्तंभ कंद होता है, एक सल्क कंद होता है और एक घन कंद होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि इनमें से कौन सा परजीवी पौधा है? तो कौन सा? ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से उठाया गया है, क्लास 6 या 7 में है। ईवीएस जो आपका केवीएस वाला पेपर हुआ था वहां पढ़ाया था। अमरबेल आपका परजीवी पौधा होता है, एक प्रकार की लता होती है जो कि जो बबूल है या बेर है उस पर एक पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। इसको आकाश बेल, अमरबेल अलग अलग नाम से जो है वो जानते हैं। साकीय परजीवी के रूप में भी इसको जानते हैं। इसमें पत्तियां और पड़ हरित ये नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका रंग जो आप देखेंगे वो हल्का लाल या पीत मिश्रित सुनहरा रंग आपको देखने को जो है वो मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका, पत्ती में सिराओं और छोटी सिराओं की व्यवस्था जो होती है ना, उसका नाम क्या होता है? तो इसको हम सिरा विन्यास कहते हैं। ये आपका सही हो जाएगा। पत्ती पर देखें ना, छोटी छोटी रेखाएं टाइप की रहती हैं। कोई पत्ती आप देखते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ये इस तरीके से पत्ती है, तो आप देखते हैं ना ये पत्ती में ऐसे 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 छोटी छोटी महीन रेखाएं रहती है एक जाली के रूप में, तो इसको सिरा कहते हैं। और पत्ती का वो भाग जिससे वो तने से जुड़ा रहता है, यहां से जैसे तने से जुड़ा रहता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पर्णवृंत। इसको क्या कहते हैं? पत्ती का वो भाग जिससे वो तने से जुड़ा रहता है, पर्णवृंत। और पत्ती का जो चौड़ा भाग होता है, जो हरा भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको ऊपरी हिस्से को हम कह देंगे फलक, जो हरा भाग होता है, चौड़ा भाग होता है। अगला देखते हैं आपका। अच्छा, मध्य सिरा क्या होता है? मध्य सिरा होता है पत्ती के बीच में एक रेखा रहती है ना, जो इसके चारों ओर आपकी पूरी पत्ती, मेन आधार जो होता है बीच वाला, सेंटर वाला, उसको कहते हैं मध्य सिरा। अगला क्वेश्चन आपका है कि बौद्ध, हिंदू और जैन शैलकृत जो गुहाएं हैं वो एक साथ विद्यमान है, तो कहां पर? ये आपका एलोरा में। बी वाला आपका ऑप्शन जो देख रहे हैं ये जो है वो सही हो जाएगा। ये गुहाएं, आपके गुहाएं क्या गुफाएं लिखा होना चाहिए था सीधे सीधे, तो ये गुहाएं भी नहीं कोई कहते हैं। ये आपका बेसिकली किस शासकों ने बनवाया था? ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो राष्ट्रकूट शासकों की जब बात होती है, तो राष्ट्रकूट शासकों ने इसको 753 ईस्वी में जो है, या इससे लेकर के रेंज गई है 973 ईस्वी तक, इसके बीच में जो है इनका निर्माण करवाया था। सबसे ज्यादा जो फेमस है, जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वो एलोरा का कृष्ण मंदिर है। एलोरा का कृष्ण नहीं, कैलाश मंदिर है। ये किसने बनवाया था? एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ये बनवाया किसने था? तो कृष्ण प्रथम ने जो है इसको बनवाया था। कृष्ण प्रथम ने इस कैलाश मंदिर को, जो कि एलोरा में है, एलोरा का है, वहां बनवाया था। अच्छा, टोटल मिलाकर के कितनी यहाँ पर संख्या देखने को मिलती है इन गुहाओं की? तो 34। अगर लूसेंट उठा करके देखेंगे तो उसमें 34 है, बाकी अभी तक अपडेट तो नहीं देखने को मिला है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर के रूप में भी आपका यहाँ पर एक गुफा मंदिर है, जो कि पूरे भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, कांची के अगर पूछेगा कि जो कैलाश मंदिर हैं, दो तरीके के हैं। आपका जो सुपर टेट का पेपर हुआ था 69,000 वाला उत्तर प्रदेश में, वहां दोनों का अलग अलग तरीके से पूछा गया था
कि कांची का जो कैलाश मंदिर होता है ना वो अलग है, और यहाँ पर जो एलोरा में बना था कैलाश मंदिर वो अलग है। तो कांची का जो कैलाश मंदिर है ये किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन आया था जो सुपर टेट का पेपर यूपी में हुआ था पिछली बार, और तब से तो सालों से पेपर ही नहीं हुआ है। नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला देखते हैं, प्रथम नहीं द्वितीय, नरसिंह वर्मन सेकंड ने बनवाया था। अगला देखते हैं, शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य किस संधि के द्वारा जो है वो दिया था? पुरंदर की संधि के द्वारा जो है वो दिया था। कब हुई थी ये पुरंदर की संधि? तो ये आपकी हुई थी 1665 में। पुरंदर की संधि जो हुई थी वो मुगल सेनापति जयसिंह के साथ शिवाजी जो थे उनके बीच जो है वो हुई थी। और जो अपना समान आय वाले केवल इसमें 12 किले थे वो इन्होंने अपने रखे थे, और उतना डिटेल में पूछता नहीं है, सीधे आप याद रखिए 1665 में पुरंदर की संधि औरंगजेब के सेनापति जयसिंह और शिवाजी के बीच में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपका, प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में से एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का जो साक्ष्य है वो कहां से देखने को मिलता है? तो कालीबंगा से साक्ष्य देखने को मिलता है। राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज भी देखने को मिलता है यहाँ पर, ये जो आपके प्रश्न में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी प्रणाली में व्यवस्थापिका का राष्ट्रपति से पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व जो है वो होता है? तो अध्यात्मात्मक प्रणाली जो है ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से किस तिथि को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को भी अपनाया गया था। फिर बात करते हैं इस ऑप्शन की जो कि यहाँ पर 22 जुलाई वाला दे रखा है। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था? तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। ठीक है, अपनाया गया था और लागू करने में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। और 22 जनवरी से पहले 26 जनवरी बाद की अगर बात करें, 26 जनवरी 1950 को तो लागू ही हो गया था संविधान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस देश के संविधान से आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अपनाया था? तो आयरलैंड के संविधान से आयरलैंड ने नीति राज्य के कहां से लिए थे? अच्छा, ये पूछा गया है, तो इसने भी जहां से लिए थे वो पूछ लिया गया इतना डिटेलिंग में। तो स्पेन आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। स्पेन के संविधान से आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया है, और भारत ने फिर कहां से लिया है? फिर भारत ने आयरलैंड से लिया है। देख रहे हैं कितनी लंबी चेन है। और किससे किसमें आते हैं नीति निर्देशक तत्व? तो 36 से 51 के बीच में आपको देखने को जो है वो मिलते हैं। अगला देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के स्थान पर है उसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय जेनेवा में देखने को जो है वो मिलता है। जेनेवा कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। गैट की स्थापना कब हुई थी? तो 1947 को हुई थी। 1947 से 1948 तक जो है वो चला था इसका समय। बाद में 1995 जब आया था ना, तो इसी गैट के स्थान पर WTO की स्थापना कर दी गई थी। किसकी स्थापना? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करके। इसका 164वां देश कौन था? अफगानिस्तान था। 164th कंट्री के रूप में अफगानिस्तान को बनाया गया था। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम एज क्या चाहिए होती है? तो ये आपका कितनी चाहिए होती है? 30 साल जो है वो चाहिए होती है। ये आपका सही हो जाएगा। अच्छा, विधान परिषद के सदस्य की अवधि कितने साल की होती है? तो 6 वर्ष के लिए जो है आपकी होती है। विधान परिषद की संरचना कौन से आर्टिकल में आता है? 171 आर्टिकल में जो है ये आता है। और नगर पालिका और पंचायती राज के सदस्यों की एज कितनी? तो 21 साल होनी चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की न्यूनतम एज तो 35 साल होनी चाहिए। लोकसभा और विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम एज तो 25 साल होनी चाहिए, और राज्यसभा के सदस्य की मिनिमम एज तो 30 साल होनी चाहिए। सारी मैंने आपको बता दी। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने अभिनव भारत की थी। वीडी सावरकर हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए थे, वो भी याद रख सकते हैं। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वीडी सावरकर जी ने लिखी थी। पुस्तकें भी तो पूछी जाती हैं। अगला कह रहे हैं, कल्याणकारी राज्य संबंध विचार इसमें से किसमें जो है वो दिए गए? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है वो दिए गए हैं। ये आपका सही हो जाएगा। कहां से लिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत? अभी बताया था आयरलैंड से जो है वो लिए गए हैं, ऊपर आया था ना, तो वहां पर हमने बात की थी। कहां से कहां तक है?
तो भाग 4 में है और 36 से 51 में है। अगला है, अच्छा मौलिक अधिकार किस में आते हैं? मौलिक अधिकार जो है, मूल अधिकार, ये भाग 3 में आते हैं। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान अमेरिका से लिया गया है और उद्देशिका जो है उसको संविधान की कुंजी कहते हैं। अगला कह रहा है कि लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा, ये किसे जो है वो कहते हैं? तो किसे कहते हैं? आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर म्यांमार जो है वो सही हो जाएगा। म्यांमार को कहते हैं लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा। कीवी का देश किसको कहते हैं? तो कीवी का देश न्यूजीलैंड को कहा जाता है। और ड्रैगन का देश किसको कहते हैं? तो ड्रैगन का देश जो है वो चाइना को कहा जाता है। आपने देखा होगा इनके कोई कार्यक्रम वगैरह होता है उसमें ड्रैगन दिखाया भी जाता है। और कंगारू जो है उनका देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। कंगारू का देश भी कहते हैं और प्यासी भूमि दोनों का कहते हैं। काला महादेश या काला महाद्वीप करके तो अफ्रीका को कहते हैं, अंध महाद्वीप करके भी। अगला कह रहा है राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने जो है वो राजा की उपाधि जो है वो दी थी। 1830 में ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा भी था और अकबर के द्वारा जो है इसको दी गई थी। कब जन्म हुआ था राजा राम मोहन राय जी का? तो हुआ था 1772 में। और अगर ज्यादा डिटेल में आ जाए तो ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ हुआ था? तो राधा नगर में हुआ था। और इन्होंने स्थापना किसकी की थी? तो ब्रह्म समाज की, राजा राम मोहन राय जी ने। अगला कह रहे हैं इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर अबुल कलाम आजाद जो है वो सही हो जाएगा। आपको ये पता है कि 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया था भारत। 24 मार्च 1946 को। और इसमें 3 सदस्य थे, एक स्टैफोर्ड क्रिप्स थे जो कि अध्यक्ष थे और एक अलेक्जेंडर करके थे। अच्छा, पैट्रिक लॉरेंस जो है वो अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। जो स्टैफोर्ड क्रिप्स थे वो तो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के रूप में जाने जाते थे। तो अध्यक्ष अगर आपसे कहें तो पैट्रिक लॉरेंस और बाकी स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, 3 ये आपको कैबिनेट मिशन में देखने को मिलते हैं। तो जो 1946 में जब आए थे ना, तो वही प्रश्न में पूछा गया है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से उस समय कौन थे? तो अबुल कलाम आजाद थे, पर बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इनके इस्तीफा के बाद कौन आए थे? तो JL नेहरू करके थे, यानी जवाहरलाल नेहरू जी। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? तो आपके किसके लिए? कोयला के लिए है। ये आपको बता चुके हैं कि कोयला के लिए आपका रानीगंज है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला के लिए। जैसे बॉम्बे हाई किसके लिए फेमस है? तो पेट्रोलियम के लिए फेमस है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम के लिए। जापान के सहयोग से तेल निकाला जाता है 1974 से आपका। इसी प्रकार कोरबा जो है वो एल्यूमिनियम के कारखाने से। लिख देते हैं, चलिए एक ही एक लाइन है, पूछी जाती है तो क्या दिक्कत है। कोरबा यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर बॉम्बे हाई लिख देते हैं। और यूरेनियम जो है वो झारखंड के जादूगोड़ा जो है वहां से निकाला जाता है। सुमेलित करना है आपको। एक तरफ समितियां दे रखी हैं, एक तरफ उससे संबंधित विषय दिए हुए हैं। जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति, मैंने एक बार बताया था गरीबी रेखा जो है इससे संबंधित है, तो सामने लिखा हुआ है। नरसिंघम समिति बैंकिंग क्षेत्र, ये भी सही है। राजा चलैया समिति कर सुधार से संबंधित, ये भी सही है। चारों ही सही है, 1 2 3 4 पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो 1 2 3 4 चारों के चारों आपके यहाँ पर सही है। और जो मिलान है वो सामने सामने दे रखा है। केंद्र राज्य संबंध को ही हम एक और नाम से पूछते हैं और वो नाम है सरकारी आयोग करके। मैंने बताया था ना, सरकारी आयोग जब भी पूछेगा तो केंद्र राज्य संबंध वाला हो जाएगा। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा बता चुके हैं, चलैया समिति भी बता चुके हैं, कर सुधार से संबंधित है, और नरसिम्हम समिति बैंकिंग क्षेत्र। बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? ये क्वेश्चन बिहार वाले इतने क्वेश्चन करा चुके हैं तो सपने में भी आप गलत नहीं करेंगे अगर आपने चीजों को याद किया है। 2.86% आपका सही हो जाएगा। बाकी भौगोलिक जो विस्तार है वो कितने अक्षांश से कितने विस्तार है वो सब बता चुके हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आपका आता है। और बिहार का अगर संपूर्ण क्षेत्रफल बात करें तो 96.163 किलोमीटर स्क्वायर, ये ग्रामीण में है। और अगर शहरी की बात करते हैं, नहीं ये टोटल है, और जिसमें से ग्रामीण आपका 92,257 करके रहेगा और शहरी जो है 1,905 करके। मैं यहाँ पर टोटल वाला लिख देता हूँ। टोटल वाला कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। बाकी इसी में आपका 92 के करीब है जो कि ग्रामीण है, और बाकी जो बचा है वो लगभग शहरी में आ जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा बड़ा राज्य है?
तो मैंने बताया 12वें नंबर का है, पहले 13वां हुआ था फिर 12वां, पहले 12 था फिर 13 हुआ फिर वापस से 12 हो गया, ये पूरी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, ये सब मैं बिहार स्पेशल में बता भी चुका हूँ और पीडीएफ भी टेलीग्राम पर भेज चुका हूँ, नहीं डाउनलोड की हो डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से। उत्तर से दक्षिण तक की इसकी जो लंबाई है वो 345 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की अगर बात करते हैं जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो है 483 किलोमीटर। अगला कह रहा है कि इनमें से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा आपकी होती है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, इसमें अधिकतम वर्षा देखने को मिलती है। कर्नाटक में इसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम करके। कौन सी नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है, तो कहां पर है, कृष्णा नदी पर। मैंने बताया था ना अर्जुन, श्री कृष्ण की जब बात होती है तो अर्जुन आता है, देखिए नागार्जुन में अर्जुन आ रहा है, और श्री कृष्ण की जब बात होती है अर्जुन आता है, तो कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना की अगर बात करें है कहां पर, तो आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है, इसके अलावा तेलंगाना देखने को मिलता है, और कृष्णा नदी पर जो है आपका ये है। और आपसे उकाई परियोजना पूछ ली जाती है तो वो गुजरात में ताप्ती नदी पर है। हीराकुंड बांध परियोजना पूछ ली जाती है तो वो उड़ीसा में महानदी पर है। भाखड़ा नागल परियोजना आपकी पंजाब में है। तो ये जो मेन मेन है, जैसे काकड़ा पार परियोजना गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है। माता टीला परियोजना यूपी में है, बेतवा नदी पर। और इडुक्की परियोजना है केरल में, पेरियार नदी पर। और लगभग जो रिपीट होती रहती है वो मैंने आपको एक बार बोल करके बता दिया। भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा जो है वो की जाती है, तो ये आपका प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या के रूप में, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 382, ये है भारत का जनसंख्या घनत्व। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में जो है वो जो जनगणना है उसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1872 से हुई थी। किसके टाइम में हुई थी, लॉर्ड मेयो के टाइम में जो है वो हुई थी। बस अगर इसके आगे वर्ड जुड़ जाता है नियमित जनगणना को लेकर के, तब हमारा आंसर बदल जाता है, तो हम क्या कहते हैं, लॉर्ड रिपन के टाइम में जो है वो हुई थी, और इसका जो समय था वो 1881 था नियमित जनगणना के रूप में। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। बेगम हजरत महल आपका आंसर हो जाएगा, इन्होंने लखनऊ से नेतृत्व जो है वो किया था। और अगर बेगम हजरत महल की बात करते हैं तो इनको महक परी के नाम से जाना जाता था। बाद में ये नेपाल चली गई थी बाद में। और बाकी तात्या टोपे की अगर बात करते हैं, बी ऑप्शन में जो दे रखा है, तो ये लक्ष्मीबाई जी के गुरु के रूप में भी जाने जाते थे, और छापामार युद्ध के सबसे बड़े प्रतिपादक के रूप में भी जाने जाते थे, ये इसमें याद रख सकते हैं। भारत में जो छापामार है और गुरिल्ला युद्ध है उसके सबसे बड़े प्रतिपादक के रूप में तो एक्चुअल में शिवाजी जाने जाते थे, ये याद रखिएगा। कुंवर सिंह ने कहां से नेतृत्व किया था, तो इन्होंने किया था जगदीशपुर से। कहां से किया था, जगदीशपुर से। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अच्छा कानपुर से किसने किया था, नाना साहब ने किया था, और तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति का नारा, तो दोनों ने मिल करके किया था कानपुर से। अगला कह रहा है अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है वो कहां पर किया था। ये क्वेश्चन आपका किसी एग्जाम में आया था, अभी फतेहपुर सीकरी आपका हो जाएगा। पंचमहल का निर्माण, सीधे सीधे यहाँ पर पंचमहल पूछा गया जाता है, तो पंचमहल का निर्माण अकबर ने फतेहपुर सीकरी में। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बनाया था 1572 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1857 में कहां पर स्थापित किया था, तो बंबई में आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है वो की थी। आजाद दस्ता के पहले प्रशिक्षण शिविर का गठन किसके निर्देशन में जो है वो किया गया था, सरदार नित्यानंद सिंह, जो आप यहाँ नाम देख रहे हैं ये हो जाएगा। बिहार का पहला दैनिक हिंदी अखबार बिहार बंधु, ये कौन से वर्ष जो है वो शुरू किया गया था, 1872 में जो है वो शुरू किया गया था बिहार बंधु। बिहार राज्य का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र के रूप में जाना जाता है। निकाला इसको जाता था बिहार शरीफ से, यहाँ से प्रकाशित होता था। और प्रेस कौन सी थी, तो कलकत्ता प्रेस थी। बिहार टाइम्स करके मैंने बताया था आज क्वेश्चन, कल वाले उसमें जो क्वेश्चन कराए थे बिहार वाले, कि बिहार टाइम्स का जो प्रकाशन था वो 1894 में महेश नारायण के द्वारा जो है वो किया गया था। और भारत में अगर बात करें सबसे पहला समाचार पत्र,
तो वो किसने निकाला था? हिक्की ने निकाला था। जेम्स हिक्की करके नाम सुना होगा। 1780 में इन्होंने, हिक्की ने जो है वो निकाला था, भारत में अगर बात की जाए। और नाम क्या था इनके द्वारा जो समाचार पत्र निकाला था? वो बंगाल गजट था, बंगाल गजट। ये पूरे ओवरऑल जब भारत की बात होगी तब के लिए है। अगला क्वेश्चन है, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो विधायिका के प्रति उत्तरदायी जो है होते हैं। ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। सरकार के अंग कितने होते हैं? 3 अंग। एक विधायिका होता है आपका, एक आपका कार्यपालिका होता है आपका, और एक न्यायपालिका होता है। तो ये 3 मुख्य अंग आपको देखने को मिलते हैं। 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी अवश्य जो है वो करते रहिएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित अब तक किया गया है? तो आप कहेंगे केवल और केवल एक बार संशोधन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और संविधान की प्रस्तावना की बात की गई है, टोटल संशोधन की नहीं बात की गई। तो प्रस्तावना को एक बार संशोधन किया गया है, और वो भी आपका 42वां संविधान संशोधन जो है वो था। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में इसी के द्वारा। इनमें से कौन सा अधिकार है जो केवल और केवल राज्यसभा को ही प्राप्त है? तो कौन सा अधिकार है? वो है आपका नई अखिल भारतीय जो सेवाएं हैं उसको निर्मित करने की संस्तुति करना। ये आप जो देख रहे हैं, ये अधिकार केवल और केवल राज्यसभा के पास ही होता है। बाकी राज्यसभा आप जानते हैं कि उच्च सदन होता है, और इसके जो सदस्य होते हैं वो 2/3 बहुमत से, अखिल भारतीय की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर जो अनुच्छेद 312 है वो कहता है कि 2/3 बहुमत से अगर संविधान के अकॉर्डिंग किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो संसद भी विधि द्वारा नए अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। ऐसा इस राज्यसभा से इसका जो है वो संबंध है। अगला कह रहा है प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर, ये पूछा गया है कहाँ जो है वो स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर? राजस्थान में जो है आपका पड़ता है। राजस्थान का भी माउंट आबू पर्वत है उस पर स्थित है। व्हाइट मार्बल से जो है ये बना हुआ है, और नक्काशी के लिए ज्यादातर फेमस है। बात करते हैं कि इसको बनवाया किसने था, तो चालुक्य वंश से ये आपका संबंधित है। तो चालुक्य वंश हो गया। अगर बहुत डिटेल में क्वेश्चन बनता है तो किसने बनवाया था, तो 3 लोगों का नाम देखने को मिलता है। एक नाम आपका है विमल शाह का, दूसरा नाम आपका है तेजपाल का, और तीसरा नाम है वास्तुपाल का, वस्तुपाल करके। तो ये तीनों के नाम देखने को मिलता है दिलवाड़ा जैन मंदिर। इनमें से किस राज्य को हड़पने के लिए व्ययगत के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया था? तो पंजाब राज्य आप जो देख रहे हैं, ये आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति थी ना कि दूसरे के जो राज्य होते थे उसको हथिया लेता था, तो उसमें पंजाब राज्य को छोड़कर बाकी सभी आपके हथिया लिए गए, तो वही यहाँ पर पूछा गया है। अगला देखते हैं, भारतीय बजट प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहते हैं भारतीय बजट प्रणाली के जनक के रूप में। 1860 का टाइम था, सबसे पहले जेम्स विल्सन के द्वारा ही जो वायसराय की कार्यकारिणी थी ना उसके समक्ष बजट पेश किया गया था, तो 1860 में पेश हुआ था। अच्छा, कहीं पर भी संविधान में बजट का नहीं कहीं नाम उल्लेख किया गया है। अगला कह रहा है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए कौन से दर्रे को पार करना पड़ता है? तो कौन सा दर्रा पार करते हैं ये? आंसर आपका यहाँ पर नाथुला दर्रा जो है वो सही हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए नाथुला दर्रा पार करना पड़ता है। नाथुला दर्रा है कहाँ पर? तो ये सिक्किम में आपको देखने को जो है वो मिलता है। और लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? तो वो उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो नाथुला दर्रा भारतीय राज्य सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है, इस बात को याद रखिएगा। और लिपुलेख जो दर्रा मैंने बताया वो हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित भारत में उत्तराखंड हो गया, और तिब्बत जो चाइना है उसके बीच एक दर्रा है। अगला है डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान के कौन से प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा है? तो आर्टिकल जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, इसी को ही कहा गया है संविधान की आत्मा। तो यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये मतलब 32 में आता है। और 226 में क्या है कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के अलावा जो अन्य प्रयोजन है उसके लिए 5 प्रकार के प्रलेख जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है, वो भी इसी में ही आते हैं।
अगला इनमें से कौन सा समूह बिहार के न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों को व्यक्त करता है? तो ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। पूर्णिया, सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, ये जो है आपका हो जाएगा। पूर्णिया में आप देखेंगे सबसे कम साक्षरता 51.08 करके है, सीतामढ़ी में 52.05 करके, कटिहार में 52.24 करके और मधेपुरा में ऐसे ही 52.25 करके है, सहरसा में 52.53 पॉइंट करके है। इतना याद नहीं कर पाएंगे तो मेन ध्यान रखिएगा कि पूर्णिया में जो है वो कम साक्षरता दर है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? तो 22 भाषाओं का उल्लेख है। टोटल मूल संविधान में कितनी भाषा थी? तो पहले ये जो है आपकी 18 थी और 18 से 22 हो गई। तो कब कब जुड़ी? सबसे पहले 21वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें 1967 में क्या हुआ? 1967 में 8वीं अनुसूची में सिंधी को जोड़ा गया था 15वीं भाषा के रूप में। फिर उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 के द्वारा, जिसके द्वारा नमक जोड़ा गया, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और गे से कोंकणी, और उस 8वीं अनुसूची में। उसके बाद आपका हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी बैटिंग करके था, तो एम से महेंद्र सिंह धोनी का, एम से आपका हो जाएगा मैथिली और एस से आपका हो जाएगा संथाली, MHD और डी से आपका हो जाएगा डोगरी और बैटिंग से बोडो। तो ये 4 भाषाएं इस 92 वाले में जुड़ी, ऐसे करके ये 22 तक पहुंची हैं। ये सब पढ़ा चुके हैं, रिवाइज केवल करा दिया इसीलिए बोल गए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A में है, ये आपका सही हो जाएगा। बिहार में SPUR परियोजना पूछा गया है कि इसका संबंध किससे है? तो किससे संबंध है? नगर निगम वित्त से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन आपका, मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र इनमें से कौन सा था? तो बयाना जो आप देख रहे हैं ये आपका मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन से संबंधित। अगला है आपका, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया था? तो 2023 को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है वो घोषित किया गया था। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ निर्माणाधीन है? तो कोलकाता आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। और ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर परियोजना जो है दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होने को लेकर इसको लक्ष्य रखा गया है, इसी साल के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगी। अगला है, विश्व कैंसर दिवस 2023 की थीम क्या रही? तो क्लोज द केयर गैप, ये जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। कब मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस? तो 4 फरवरी को जो है ये मनाया जाता है। 4 फरवरी 2023 की ये थीम है। केंद्रीय बजट 2023-24 की 7 प्राथमिकताएं जो थी उसमें सप्तऋषि में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं है वो यहाँ पर पूछा गया है। आंसर हो जाएगा हेल्थ सेक्टर, हेल्थ सेक्टर को शामिल नहीं किया गया था। बाकी बजट जो आया था 2023-24 वाला 1 फरवरी 2023 को आया था, वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और सप्तऋषि 7 प्राथमिकताओं को उसमें रखा गया, वही यहाँ पर पूछा गया है। 26 मार्च 2023 को लॉन्च किए गए वन वेब इंडिया 2 मिशन के लिए इस्तेमाल किए गए लॉन्च वाहन का नाम जो है वो क्या है? तो LVM3 M3 करके जो देख रहे हैं ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक इसको प्रक्षेपित किया गया था। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में विजयी हुई क्रिकेट टीम का नाम क्या था? फाइनल कौन जीता था? मुंबई इंडियंस जीती थी। वैसे भी देखते हैं सबसे ज्यादा मेल्स में भी सबसे ज्यादा इन्हीं मुंबई इंडियंस के खिलाफ जो है मतलब इन्हीं के नाम जो है वो रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा विजेता टीम के रूप में। तो ये आपका सही हो जाएगा। और 26 मार्च 2023 की तारीख थी, मुंबई के ब्रैबोर्न स्टेडियम था जहां पर फाइनल मैच हुआ था। मुंबई इंडियंस जीती थी और हराया किसको था? तो इसको हराया था दिल्ली कैपिटल को, ये उप विजेता जो है वो रही थी। संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 23 ये किन देशों के बीच जो है आपका हुआ? तो किसके बीच? भारत और यूनाइटेड किंगडम, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। मोदी शेपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स, ये किसने जो है वो लिखी है? तो S जयशंकर आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हो जाएगा। और वर्तमान में विदेश मंत्री भी तो हैं S जयशंकर, वही हैं ये। सारे प्रश्न जीके जीएस के हुए समाप्त। वापस से लौटते हैं अपने मैथ के प्रश्नों की तरफ। कौन सी संख्या है 4 की पावर 61 ऐसे करके दे रखी है, इसको पूर्णतः विभाजित करेगी? तो 4 की पावर 61 अगर हम कॉमन ले लें तो इस चीज को देखिए, अंदर वो वैल्यू बचेगी वो मल्टीप्लाइड में हो जाएगी। 4 की पावर 61 को अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ पर आपका 4 बचेगा, पावर में उतनी ली गई ना। इसके बाद इसी टाइप का मेरे ख्याल से क्वेश्चन आ चुका है एक बार, 4 की पावर 2 हो जाएगा, प्लस 4 की पावर 3 हो जाएगा, इसी प्रकार से होगा।
अब बटे में आपका तो कुछ लगाएगा नहीं, तब सीधे सीधे इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर 4 की घात 3 है तो 64 हो जाएगा, ये 64 आएगा, ये आपका 16 आ जाएगा, ये आपका 4 आ जाएगा, ये आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका मल्टीप्लाइड में 4 की पावर 61 आ जाएगा। और ये बटे में रखिए, यानी कि ब्रैकेट में रखिए, इन सबको जोड़ दीजिए तो 4 की पावर 61 जो है इसको आप अलग रखिए, और मल्टीप्लाइड में जो जोड़ कर आएगा वो हमने 85 लिख दिया। और अब यहाँ पर क्या है, वैल्यू में आप देखेंगे तो 10 करके था, मैंने बताया था ना 61 को आप 60 बना लीजिए, 4 को अलग कर लीजिए। सेम यही क्वेश्चन था, नंबर डिजिट सब वही था, मेरे ख्याल से दूसरे वाले प्रैक्टिस सेट जो करा रहे थे उसमें आया हुआ था। 4 की घात 60 को अलग कर लीजिए, और मल्टीप्लाइड में 4 की घात 1 को अलग कर दीजिए, और 85 को अलग कर दीजिए, इन दोनों को गुणा कर दीजिए तो 4 की घात 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड में आपका 340 हो जाएगा। अब यहाँ भी जीरो आ गया, यहाँ भी जीरो आ गया, 10 से डिविजिबल होगा, आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि n की पावर m मल्टीप्लाइड में 3 की घात 5 गुणे 27, यहाँ देखिए 27 है, यहाँ 9 है, तो समझ जाइए कि यहाँ पर आपको 3 की पावर में बदल लेना है। यानी 3 की घात को अगर हम इसमें बदल लें, 3 की पावर यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाइड कर दीजिए, ऊपर घातांक में 2m हो जाएगा, 3 3 9 होता है ना, इसलिए मल्टीप्लाइड में यहाँ पर 3 की घात 5 ऐसे ही रहनी चाहिए, मल्टीप्लाइड 27 को 3 3 9 होती है, 27 लिख सकते हैं, 3 की घात 3 लिखेंगे, और ऑलरेडी पावर में 3 है तो 3 से 3 का गुणा हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बटे में क्या होगा, 3 आपका ऐसे ही रहेगा, गुणे 81 किसका होता है, तो 3 की घात 3 गुणे 3 करेंगे ना तो आपका 4 बार में होता है, तो 3 की घात आप 4 लगाएंगे, और टोटल की पावर ऑलरेडी 4 है, तो ये 4 4 गुणा होकर के 16 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि क्या निकल करके आएगा, 16 निकल करके आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बराबर में 3 की घात 9 ऑलरेडी चल रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम कि 3 की घात 2m है, 3 की घात 5 है, और 3 की घात यहाँ पर 9 है। अगर हम वैल्यू को यहाँ पर देखिए, जो भी वैल्यू है, जैसे 3 की घात 9 है, 3 की 9 यहाँ भी है, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो बटे में ही तो आ जाएगा, तो हम इस वाली वैल्यू से काट सकते हैं, हम इस वाली वैल्यू से 3 की घात 9 काट सकते हैं। यहाँ पर और कुछ ना काटिए, पहले लिख दीजिए वरना फिर हो सकता है कंफ्यूज है। 3 की घात 2m और मल्टीप्लाइड में 3 की घात 5 बराबर में 3, और 3 की घात 1 कर लेते हैं, कोई घात नहीं तो, और 3 की घात आपका 16। ये 3 की घात 5 को चाहे तो यहीं रख सकते हैं, या तो उधर भी ले जा सकते हैं, तो माइनस में हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा आपका 3 की घात 2m, और बराबर में यहाँ पर आपका 3 की घात 1 है, आपको पता है जब आधार आपके सेम हो जाते हैं तो हम जोड़ सकते हैं, तो 16 एक जोड़ लेंगे, और ये 5 उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 3 की घात आप करेंगे तो 16 प्लस 1, और इधर आकर के माइनस का 5। अब इस 16 एक 17, 17 में 5 जाएगा 12, यानी अगले स्टेप में बचेगा 3 की घात 2m बराबर 3 की घात आपका 12, 3 3 बराबर 2m के बराबर 12 हो जाएगा, m बराबर जो है वो 6 के हो जाएगा, आंसर आपका 6 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी वाले में दे रखा है। समझ गए होंगे, तो अगला देखते हैं। एक ऐसी संख्या जिसका गुणनखंड स्वयं वह संख्या है और एक होता है, क्या कहलाती है, तो ये हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, तो अच्छा डेफिनेशन ही पूछ लिया गया है। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, क्या है, ऐसी संख्या जिनका गुणनखंड भी वो हो, मतलब खुद से ही कटे और एक से भी कटे। अगला क्वेश्चन आपका है कि परिमेय में कौन सी √5 और √7 के बीच आने वाली परिमेय संख्या जो है वो है। अब √5 की वैल्यू या तो आप दशमलव में निकाल लीजिए, और √7 की भी दशमलव में निकाल लीजिए, और प्रश्न में कह रहे हैं इनके बीच में आने वाली, तो जो भी वैल्यू दे रखी है उनकी भी वैल्यू दशमलव में निकाल सकते हैं। इसका एक वैल्यू एक करने का तरीका बटे से भी होता है, बस देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2.236 करके, √7 को क्या लिख सकते हैं, तो 2.645 करके। अब इसमें से किस में आएगा, 5 दूनी 10, 2 12 बटे 5, इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी 2.4 करके, तो ये इसके दोनों के बीच में है। इस तरीके से चेक कर सकते हैं, सबसे आसान। अब यही आपका एक और तरीका होता है जिसमें आधार और ऊपर नीचे गुणा करते हैं, करने को उससे भी कर सकते थे। अगला प्रश्न देखते हैं आपका कि एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी है, पहले स्टॉप पर उसमें 1/3 यात्री उतर जाते हैं, और फिर 96 यात्री चढ़ जाते हैं, फिर दूसरे स्टॉप पर वैसे होता है, फिर तीसरे पर कुछ होता है। बाद में पूछा गया रेलगाड़ी चलना शुरू होने के समय उसमें कितने यात्री थे। अगर हम इसको x मान के करेंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, हो x से भी जाएगा, पर हम क्या ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए पहले 564 ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी, ठीक है, पहले स्टॉप पर उसमें 1/3 उतर गए, तो 564 का 1/3 निकालिए कितना आएगा, तो 1/3 जो है इसका आ जाएगा 188, और इतने उतर जाते हैं ना,
यानी कि आपको क्या करना है, इसी टोटल 564 वाले में से इसको घटा दीजिए, तो बचेगा कितना, 564 में से अगर आप 188 को घटाएंगे तो 376 आपके बचते हैं, क्योंकि ये कह रहा है ना एक तिहाई यात्री उतर जाते हैं, तो इतने यात्री उतर जाते हैं, बचते कितने 376। फिर क्या कह रहा है, इसमें फिर से आपके चढ़ जाते हैं, 376 में से आपके कह रहा है कि 96 फिर चढ़ जाते हैं, तो इसी में 96 जोड़ दीजिए, 96 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 472। आगे क्या कह रहा है कि दूसरे स्टॉप पर उसमें से आधे मौजूद जितने हैं वो आपके फिर चले जाते हैं, तो 472 का आधा करिए, कितना हो जाएगा 236, इतने उतर जाते हैं, बचे भी 236 ही हैं, ठीक है। अब फिर क्या कह रहा है कि इसमें 12 और चढ़ जाते हैं, यानी 12 इसमें जोड़ दीजिए, तो देखिए 248 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर देखिए 248 का मतलब इस मैच कर गया ना गाड़ी में मौजूद यात्रियों की संख्या से, यानी आंसर पहला ही हो जाएगा। तो ऐसे आप ऑप्शन से कर सकते हैं। वैसे दो चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनको चेक कर लीजिए। अगर एक्स से करना चाहते हैं तो ट्रेन में कुल यात्रियों की संख्या को एक्स मान लीजिए, पहले स्टेशन पर ट्रेन में बचे यात्रियों की संख्या क्या होगी, एक्स माइनस एक्स बाई 3 करके, और साथ में 96 बढ़े तो प्लस 96 हो जाएगा, उसको सॉल्व कर लीजिए। इसी प्रकार दूसरे स्टेशन से फिर एक बनेगी आपकी इक्वेशन, उसको फिर दोनों को रख करके वहां से एक्स की वैल्यू निकालिए, और तीसरे पे भी तो चढ़े हैं तो तीसरे पे भी आपको बनानी पड़ेगी, थोड़ा लंबा हो जाएगा एक्स मान के, बट लंबा क्या है, एक्स से भी आसान है, और बाकी मुझे ऑप्शन से ज़्यादा सही लगता है। अगला देखते हैं, 2/6, 16/81, 32/117 ऐसे करके इनका मासा। तो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है इनका निकालना होता है मासा, और बटे वाली जो होती है इनका होता है लासा। तो 2, 6, 32 में ऊपर आएगा मासा आपका 2, और नीचे वाले में आ जाएगा आपका 7371 करके, तो यही आपका ऑप्शन डी वाला जो है वो सही हो जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन ऐसा लग रहा है देखा देखा सा है। अगला देखते हैं, एक भिन्न का अंश आपसे कह रहा है, मेरे ख्याल से ये नहीं था, इसी से मिलता जुलता था, नंबर बदले हुए हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, भिन्न का अंश उसके हर से 5 कम है। ऑप्शन में देखिए 8, 9, 10, 11, 12, 13 5 कम है। यहाँ देखिए 11, 12, 13 2 का, 5, 6, 7, 9, 10, 11। ऑप्शन से पहले ही लाइन से ही 4 ऑप्शन कटे जा रहे हैं, डबल करके भी देख लेंगे ना तब भी यही आंसर आएगा। बाकी आप एक्स मान के भी कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। एक्स मान के करेंगे तो एक्स मान लीजिए अंश को, हर मान लीजिए x+5 को, और उसी में ही जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी x-2 और x+5+2, और बराबर में आपका कह रहा है 2/5 क्या आएगा। इसको निकाल लेंगे, x की वैल्यू 8/13 आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 8, बाद में वहां पर वैल्यू रख करके अंश और हर की निकाल सकते हैं। अगला देखते हैं, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 15% की दर से बढ़ती है, वर्तमान संख्या अगर इतनी है तो कितने वर्ष में वो इतनी हो जाएगी। तो फॉर्मूला वही आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह में लगाते हैं, तो 1 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1,000,000 और 1+r/100 होता है ना, तो r की वैल्यू 15/100, और कितने n की वैल्यू निकालनी है, और कितना हो जाता है ये 1520875। बस यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे। वैसे इसको सॉल्व करने पर जो आएगा वो 23 बटे में आपका 20, और पावर में आपका n, और बराबर में आपका 1520875, और बटे में आपका ये जो वैल्यू दे रखी 1000000। इसको सॉल्व करके इसी के ही फॉर्म में बनाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो 23/20, और पावर में आपका n, और बराबर में इसको सॉल्व करके आपका 23/20 ही आ जाएगा, और पावर में आपका यहाँ पर 3 जो है वो आएगा, और n की वैल्यू यहाँ से आपकी 3 निकल के आएगी। शॉर्टकट में मैंने बता दिया, तरीका आपको समझा दिया। अगला देखते हैं, अगला कह रहा है कि 18,236 जो है उसकी राशि को ABC के रूप में इस प्रकार से विभाजित किया जाता है कि A और B का जो हिस्सा का अनुपात है 4:7 है, और B और C का। तो सबसे पहले तो ABC की वैल्यू निकालिए, क्योंकि A की वैल्यू क्या है 4, B की वैल्यू क्या है 7, B की वैल्यू क्या है 5, और C की वैल्यू आपका 6। इसको इससे गुड़ा, इसको इससे गुड़ा, इसको इससे, 4 5 जा 20, 5 7 जा 35, 7 6 जा 42। ये निकल आया A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू। पूछा क्या क्या है, A और C का हिस्सा। A का भी दे रखा है, C का भी दे रखा है, और तीनों का टोटल कितना होगा, तीनों का टोटल होगा 97 इकाई। प्रश्न में अच्छा ये कह भी तो रहा है कि ये टोटल की वैल्यू है 18,236, तो फिर किसी भी निकाल सकते हैं।
यानी अगर 97 की वैल्यू 18,236 के बराबर है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 188 हो जाएगी। ए की वैल्यू अगर आपको पता चल गई तो ए और सी का हिस्सा नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ए और सी के हिस्से का पूछा क्या गया है, अंतर क्या होगा, यानी ए का हिस्सा निकालिए, सी का निकालिए, फिर दोनों को घटा दीजिए। तो तरीका क्या है इसका कि 1 की वैल्यू अगर आपको पता है 188 के बराबर है तो 20 की वैल्यू क्या निकलेगी, 20 की वैल्यू निकाल लीजिए 3760 करके। इसी प्रकार इस 42 की वैल्यू निकलेगी तो 188 गुणे 42 करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 7896 करके। दोनों की वैल्यू यहाँ भी सेम 20 से गुणाई करके आएगा, ये लिख देते हैं 188 गुणे 20 करके। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस तो पूछा गया था, घटा देंगे कितना आएगा 4136 करके। ये आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। इस वाले का और इस वाले का जो डिफरेंस है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया था, यही आपको यहाँ पर घटा देना था। यहाँ लिख देते हैं 3760 घटा करके माइनस, और जो आएगा वही आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, यदि 2a प्लस बी अपॉन a प्लस 4b बराबर 3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर अगर आप देखिए तो 2a प्लस बी है, इसको ऐसे रहने दीजिए, इधर वाला गुणा कर दीजिए, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसको 2a प्लस बी बराबर 3a प्लस 4b को गुणा करेंगे 4 3 जा 12 यानी 12b। अब यहाँ पर a है, यहाँ पर भी a है, उधर जाके घट जाएगा तो आपका a बचेगा। यहाँ b है 12b है तो बचेगा 11b। अब यहाँ पर ये a की वैल्यू आपको पता चल गई, आप a प्लस बी ए प्लस 2b पूछा गया है तो अगर हम a की वैल्यू रख दें इसमें तो b के रूप में आपकी वैल्यू निकल आएगी। a की वैल्यू अगर क्या रख दें 11b। और यहाँ पर एक चीज ये भी देखिए कि हमने जो वैल्यू रखी है, एक चीज थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, वो क्या ध्यान देने वाला है कि जब हम एक 2a को उधर ले जाएंगे तो ये तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a हो जाएगा। पर अगर 2a को इधर ला रहे हैं तो 12b को भी तो उधर ले जाएंगे, यानी b तो आपका पहले से ही प्लस में था, उधर 12 भी जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को, यानी कि b और फिर आपका माइनस का 12 भी आपका इस तरीके से होगा, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो 11 माइनस में आएगी, यानी a की वैल्यू क्या आएगी, ये आपकी माइनस का 11 भी आएगी। अब यहाँ पर 11 भी जो वैल्यू रखेंगे इस वाले में माइनस का रखेंगे तो यहाँ पर आपका a की वैल्यू रखेंगे तो 11 बी और प्लस, और b तो आपका ऑलरेडी था बटे में, यहाँ भी आपका माइनस 11 बी और प्लस आपका 2b करके 11 बी और b बचेगा क्या 10 भी बचेगा तो 10 भी रख देंगे और साथ में माइनस का भी होगा बटे में आपका यहाँ पे माइनस 9b बचेगा, b से b कट जाएगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, 10/9 बचेगा, 10/9 डी ऑप्शन में दे रखा है। इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका होगा। अगला देखते हैं, रोशन ने 1620 रुपए में 36 किलोग्राम चीनी जो है वो खरीदी और उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ भी अर्जित किया। पूछा गया उसका प्रति किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य। तो इसमें आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं जो आपका क्रय मूल्य का होता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य और माइनस में जो है आपका लाभ। तो क्रय मूल्य क्या है, कितने की चीनी उसने खरीदी थी 1620 लिख दीजिए, बराबर विक्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पर क्या रहा था 36 किलोग्राम चीनी खरीदी है, साथ में उसने उस पर 6 किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ भी अर्जित किया है। तो लाभ तो 6x के रूप में, अगर हम x के रूप में मान लें तो 6x हो जाएगा और विक्रय मूल्य आपका 36x हो जाएगा, 36x माइनस 6x, यहाँ से x की वैल्यू जो निकालेंगे वही आंसर हो जाएगा 1620। अच्छा यहाँ से घटाएंगे तो आएगा 30, 30x बराबर 1620 के हो जाएगा, जीरो से जीरो जो है आपका कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 बचे 15, एक उधर जाएगा, 3 चौक 12 यानी 54 आंसर आ जाएगा, आपका आंसर 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 अंकों वाली ऐसी संख्या का औसत कितना होगा जिनमें सभी तीनों अंक जो है आपके समान है, तीनों के तीनों अंक समान है, यानी 111 जैसे है 3 अंक वाली, 222 है, 333 है, 444 है, ऐसे करके होंगी ना संख्याएं। तो इसमें आपसे पूछा गया 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याओं का एवरेज क्या होगा। तो ऐसी होंगी कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं होती हैं। अगर आप देखिए स्टार्टिंग से 111 हो जाएगी, 222 हो जाएगी, ऐसे ही कहाँ तक जाएगी तो 999 तक जाएगी। क्लियर है, तो 9 संख्याएं आपकी होंगी।
9 प्लस 1/2 एवरेज निकाल लीजिए। 9 आपका एक 10 हो जाएगा, 10/2 और 10/2 मतलब पांचवा पद आएगा और पांचवा पद कौन सा होगा, तो पांचवा पद बीच वाले में आएगा तो 555 होगा। आंसर 555 वाला हो जाएगा। वैसे आप ये ना भी फॉर्मूला लगाएं तब भी आप 555 बीच में आएगा वो भी तो बता सकते हैं। अगर 111, 222, 333, 444, 555 बीच में ही आएगा। अगला क्वेश्चन है कि तीन व्यक्ति एक निश्चित काम को प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 15 दिनों में, फॉर्मूला वही M1D1 वाला लगा दीजिए। M1D1 W, अगर H1 है ना 8 घंटे काम, हाँ तो H1 बटे में W1 बराबर, W1 W2 दिया नहीं तो क्यों रखेंगे हम, बराबर सीधे रख दीजिए M2D2H2। M मतलब मैन, कितने मैन है, 30 व्यक्ति हैं तो 30 व्यक्ति हैं। किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिनों में करते हैं तो 15 हो जाएगा। H1 मतलब घंटे, कितने घंटे हैं तो आपके 8 घंटे, 8 रख दिया बराबर। दूसरे में देखिए क्या है, 40 व्यक्ति हैं तो 40 M2 हो जाएगा। 6 घंटे काम करते हैं तो 6 घंटे हमारा समय हो जाएगा। तो यहाँ पर D2 तो निकालना ही, हमें D2 रहने दीजिए और 6 घंटे काम। अब D2 यहाँ से निकाल सकते हैं। D2 को एक तरफ कर लीजिए, बाकी सबको काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 बन जाए 6, 6 5 जा 30 और 8 से काट दीजिए, 8 बन जाए 8, 8 5 जा 40 करके। 5 से काटिए, 5 से करने बाद 5 दिया 15 करके, 5 और 3 बचेगा, 5 दिया क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। D2 की वैल्यू 15 निकल करके आएगी, यानी आपका आंसर यहाँ 15 वाला जो है वो हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं आपका, किसी राशि का मिश्र धन 5 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 7,000 हो जाता है। तो पूछा ये गया है कि किस राशि का हो जाता है ना, यही राशि निकालनी है। तो मिश्र धन आपको दे रखा है 7,000 हो जा रहा है ना, तो ये 7,000 है। समय आपको दे रखा है 5 साल का, दर आपको दे रखी है, सारी वैल्यू दे रखी है। तो SI बराबर PRT/100 करके होता है, डायरेक्ट वो रख दीजिए। और इसी प्रश्न को आप एक शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। जब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात की जा रही है, इसका मतलब ये है कि जो 8% बढ़ेगा ये आपका नॉर्मल दर से बढ़ेगा, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता है। तो 5 साल के कितना हो जाएगा, 8 5 जो 40 हो जाएगा। अगर आप समझिए 1 साल में 8% आप पर लगाया जा रहा है ब्याज, तो 5 साल में कितना लग जाएगा, 40% हो जाएगा। 5 सालों के लिए लगाया जा रहा है, यानी कि 140% की जो वैल्यू है वो आपकी 7,000 रुपए के बराबर है। ये तो कह रहा है कि 5 वर्षों में इतने की दर से ये 7,000 हो जाता है। तो 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, सीधे आंसर हो जाएगा। 1% की वैल्यू निकालने के लिए 7,000 हो जाएगा, बटे में आपका 140 हो जाएगा। और इसी प्रकार अगले स्टेप में अगर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो आपका 7,000 और बटे में आपका 140 और गुणे में आपका 100 हो जाएगा। अब 0 से 0 कट जाएगा और देखिए 7 से काट लीजिए तो 7 एकम 7, 0 0 0 और 7 दूनी 14 हो जाएगा। 2 से और काट लीजिए, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो 5 गुणे 1000 कितना हो जाएगा, 5,000 आंसर आ जाएगा। तो ये एक बेसिक तरीका है, बिना किसी फॉर्मूले के आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैथ का इसका लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद रीजनिंग स्टार्ट होगी। इसको आपको केवल सॉल्व करना है। सॉल्व करना है आपको यहाँ पर 3x की घात 3y प्लस 9x² वाई स्क्वायर प्लस 27xy, इसको 3xy से भाग देना है। अब इसमें भाग देने के लिए इसमें देखिए कॉमन क्या आ रहा है। अब ऊपर वाले में देखिए 3 अगर हम निकाल लें, 9 है, 3 है, 27 है, x भी लगभग कॉमन ही है और y भी तीनों में कॉमन, यानी 3xy अगर हम पूरा पूरा कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा अंदर, यहाँ 3, यहाँ पर x³ है तो x² बचेगा, प्लस y तो बचेगा नहीं। यहाँ देखिए 3 तिया 9 है तो 3 बचेगा, x² y² है यानी केवल x और y बचेगा, प्लस यहाँ देखिए 3 9 जा 27 होता है और केवल 9 बचेगा। बटे में देखिए तो यहाँ पर 3xy ऑलरेडी था, कह रहा था ना कि इससे विभाजित करने पर इससे ये कट जाएगा, बचेगा तो यही x² प्लस 3x प्लस वाई बटे प्लस 9 करके। पहला ऑप्शन देखिए मैच कर रहा है, ये वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है रीजनिंग का कि हाउ आर यू को ये लिखा जाता है। तो इसमें सेम यही होता है, कॉमन देखा जाता है। हाउ आर यू को अगर ये लिखा जा रहा है, आर यू देयर को ये लिखा जा रहा है, तो देखिए क्या क्या कॉमन है। हाउ आर यू में यहाँ देखिए आर इसमें भी है, आर इसमें भी है और यू इसमें भी है, यू इसमें भी है। आप देखिए मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, ठीक। इसी प्रकार दोनों में ही आप देखिए तो यू यहाँ भी है, तो यू यहाँ भी है, यानी कि आप इसमें देखिए क्या क्या कॉमन है। तो यहाँ एन ई है, एन डबल ई यहाँ भी है, एन ई यहाँ भी है, एन ई यहाँ भी है।
इसी प्रकार टी आई एन यहाँ भी है, टी आई एन यहाँ भी है, तो बचा क्या? बचा क्या? बचा ये हाउ। और यहाँ क्या बचा? बचा ये एफ यू, यानी हाउ का जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा? एफ यू हो जाएगा। यहाँ देयर बचा और यहाँ क्या बचा? एस ई। देयर का कोड एस ई हो जाएगा। ये समझ में आया? प्रश्न में हाउ पूछा गया था, तो हाउ का कोड एफ यू निकल तो आया, तो आंसर यहाँ सी वाला एफ यू हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में आपको। अगला देखते हैं। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा। महिला की ओर इशारा करते हुए किसने कहा? महिला ने। ठीक है, तो जो लिखा है उसी के अकॉर्डिंग चलिए। तो महिला ने क्या कहा? मीर ऐसा मीरा ने कहा, महिला ने नहीं, मीरा ने कहा कि उसके पिता के एकमात्र बेटे की पत्नी मेरी सास है। उसके पिता और के एकमात्र, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं क्या? तो सबसे पहले हम बना लेते हैं महिला को, यहाँ पर हमने महिला लिख दिया और महिला की ओर इशारा करते हुए मीरा कह रही ठीक है। इसके पिता यानी पिता ऊपर आएंगे और पिता हैं तो इसकी जगह प्लस लगा दीजिए, महिला है तो यहाँ माइनस लगा दीजिए। तो मीरा ने कहा कि उसके पिता के एकमात्र बेटा, इस पिता का एकमात्र जो है वो बेटा, ठीक है, एकमात्र बेटा ये तो होंगे नहीं, एकमात्र बेटा इधर कहीं होगा, ये आपका मान लीजिए बेटा हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है? उसका एकमात्र बेटे की पत्नी, यानी इस बेटे की, ये बेटा जो है ये प्लस है और इसकी पत्नी है तो ये हमने पत्नी बना दिया, पत्नी है तो ये माइनस लिख दिया। एकमात्र बेटे की पत्नी, ये जो पत्नी है वो मेरी सास है, यानी कि मीरा यहाँ रख लेते हैं और मीरा की जो है ये क्या लग रही हैं? सास लग रही हैं, ये हमने बता दिया। और सास लग रही हैं तो ये भी आपको समझ में आ गया, ये भी आपकी फीमेल तो वैसे समझ में आ गया था। मीरा के पति का उस महिला से क्या संबंध है? मीरा के पति यानी यहाँ पर पति आएंगे इनके, और इसका संबंध पूछा किससे गया है? ये प्लस हो जाएगा। इसका संबंध इस महिला से पूछा गया है तो क्या हो जाएगा? भतीजा हो जाएगा। आंसर यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है देख रहे हैं ये जो है वो हो जाएगा। भतीजा भतीजी समझते ना, कि जो भाई है और उसकी जो पत्नी है उसका जो लड़का है वो भतीजा भतीजी लगेगा, उसी के अकॉर्डिंग। अगला देखते हैं आपका प्रश्न। अगला कह रहा है कि इस स्पर्श का मतलब है महसूस करना, अभिवादन, अभिवादन का मतलब क्या हो जाएगा? स्वीकार करना। काइट को जो है वो दो लिखा जाता है, मंडे को दो लिखा जाता है और एयर को दो लिखा जाता है। संडे को किस प्रकार से लिखा जाएगा? काइट्स में क्या है? दो स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, आई है और ई है, दो स्वर हैं, वॉवल्स दो हैं ना। इसी प्रकार संडे में कितने वॉवल्स हैं? तो देखिए कितने वॉवल्स हैं, एस नहीं है, यू है, ये एक वॉवल्स है, एन, ए आपका यहाँ भी दो ही आंसर हो जाएगा, यानी आंसर यहाँ पर भी दो वाला हो जाएगा। दो वॉवल्स हैं, वॉवल्स ढूंढने थे। अगला कह रहा है कि इसमें सही क्रम आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। ई सी आई पी ए आर सी टी करके दे रखा है और कह रहा है दिए गए विकल्प में वो विकल्प चुनिए जो अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनाने का सही क्रम है। यहाँ पर ये डी वाला जो देख रहे हैं ये सही क्रम आएगा। इसमें आपको करना क्या है बेसिकली, जैसे चार लिखा है तो चार के लिए देखिए कौन सा अल्फाबेट है? पी है, यानी आपको यहाँ पर पी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर इसी प्रकार पी लिख लिया। इसी प्रकार 6 के लिए देखिए कौन सा अल्फाबेट है? तो आर है, यानी यहाँ पर आर आपको लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार आप आगे लिखते जाएंगे तो प्रैक्टिस शब्द यहाँ से बन जाएगा। वही चीज यहाँ पर पूछ भी रहा था कि कौन सा शब्द आपका यहाँ पर बन के निकल करके आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शब्दकोश में सही क्रम आपको बताना है, तो शब्दकोश में क्रम पहला वाला सही हो जाएगा। ये हम बता भी चुके हैं कैसे करते हैं, कि आपको अल्फाबेट जैसे देखते हैं डिक्शनरी में सेम उसी प्रकार से देखना होता है। यहाँ पर पी एच सभी में देखिए कॉमन है, उसके बाद वाई सभी में कॉमन है, पर यहाँ ओ है। तो अल्फाबेट में देखना होता है ए बी सी डी में पहले कौन आता है बाद में कौन आता है, उसी के अनुसार। अगला कह रहा है लुप्त संख्या आपको बतानी है, तो यहाँ पर अगर आप देखिए लुप्त संख्या तो 17 ये दे रखा है, 52 ये दे रखा है। 17 और 52 को अगर हम जोड़ दें और अगर हम इसमें 12 को भी जोड़ दें, 8 को भी जोड़ दें तो 89 तक पहुंच जाएगा। मतलब जितनी भी बाहरी संख्याएं आप देख रहे हैं ना इनको अगर जोड़ दें तो सेंटर वाली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यानी 61, 121, 33 और 15 इन सभी को अगर जोड़ दें तो कितना होगा? 5 6 7 8 9 10, जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो जाएगा 1 1 2, 230 आपका हो जाएगा। यानी आंसर आपका यहाँ पर बी वाला जो है वो सही हो जाएगा, 230 आंसर निकल करके यहाँ आ जाएगा। अगला कह रहा है अक्षरों का सही क्रम क्या होगा? ए बी करके दे रखा है, सेम पैटर्न यहाँ पर भी देखना है। ए बी दे रखा है, उसके बाद यहाँ पर बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? बी वाला, तो यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। ए बी फिर बी फिर से हो गया, फिर ए है फिर ए है,
यानी ए बी बी ए, चार चार का बनाइए, ए बी बी ए, लाइन खींच दीजिए, ए बी बी ए, फिर से आ जाएगा, लाइन खींच दीजिए, फिर यहाँ ए होगा, बी बी, फिर ए, यानी चार चार के अंतराल पर आपकी सीरीज बन रही है। ये आपको आसानी से समझ में आ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम 10 अक्षरों को अगर विपरीत क्रम में पलट दिया जाए, यानी एबीसीडी तो लिखा जाए पर लास्ट के अगर 10 को पलट दिया जाए, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा अक्षर है जो बाएं छोर से, दाएं नहीं बाएं छोर से 13वें नंबर पर होगा। अगर एबीसीडी में देखेंगे तो 13वें नंबर पे आता कौन है, एम आता है। और क्या कह रहा है, बाएं छोर से 13वें के दाएं छठवां कौन सा होगा, यानी उसके उधर जाना पड़ेगा, यानी आपको लास्ट के अक्षर बदल करके लिखने पड़ेंगे। तो एबीसीडी ई एफ जी, लास्ट के 10 अक्षर अगर आप देख लें तो कहाँ से स्टार्ट होगा, वाई जेड से स्टार्ट होगा ना, तो जेड से स्टार्ट कीजिए, जेड, एक्स, वाई, और उसके बाद डब्ल्यू, उसके बाद वी, उसके बाद यू, उसके बाद टी, फिर उसके बाद एस, उसके बाद आर, उसके बाद क्यू। ये क्यू आ गया। अब क्यू से आप इधर साइड आपका वापस आ जाइए, तो पी हो जाएगा, यहाँ पर आपका ओ हो जाएगा, यहाँ पर आपका एन हो जाएगा। अब देखिए आ गया। अब इसी से दाईं तरफ जाना है तो छठवें नंबर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, वाई आपको देखने को मिल रहा है, वाई आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर कर सकते थे। तो वही कह रहा था कि जो क्रम दे रखा है ना, उसको आपको क्या करना है, पलट देना है। आखिरी के वो भी 10 अक्षरों को पलटना है, वही हमने इसीलिए आखिरी के 10 अक्षरों को पलटा। अगला कह रहा है कि दिए गए विकल्प चार इनमें से किसी तीन किसी रूप से समान जबकि एक अलग है, वो जो अलग है वो आपसे पूछा गया है। अब जो अलग है उसमें कौन सा है यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 64 जो है वो 4 का क्यूब है, 900 जो है वो आपका 30 का स्क्वायर है, 343 जो है आपका 7 का क्यूब है। तो आप आसानी से बता सकते हैं कि एक ये स्क्वायर है, ये 64 जो है वो 4 का क्यूब है, और 900 जो है आपका 30 का स्क्वायर है, यही अलग है। 343 7 का क्यूब है, और 1000 जो है वो 10 का क्यूब है। तो अलग कौन सा है, अलग आपका यहाँ पर 900 वाला जो है वो हो जाएगा। अगला कह रहा है इसमें आकृति में कितने जो है वो आपके त्रिभुज हैं, तो त्रिभुज कितने हैं, टोटल 17 त्रिभुज हैं। गिनने का तरीका हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके जितने सिंगल सिंगल वाले हैं वो गिन लीजिए, फिर डबल डबल वाले गिन लीजिए, उसके बाद एक से ज्यादा वाले जो हैं उनको गिन लीजिए। ऐसे करेंगे तो 3 12 2 करके आपका आएगा, 17 टोटल हो जाएगा। बाकी ऐसे चित्र को खुद से कॉपी पर बनाइए, खुद से गिनिए तो ज्यादा प्रैक्टिस होगी, और कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अल्फाबेट डिनोट कर लीजिए, जैसे इसको ए कर लीजिए, इसको बी कर लीजिए, इसको सी, तो ऐसे बनाना है तो ए बी सी मिलकर एक बन जाएगा, ऐसे करके लिखेंगे तो कर ले जाएंगे। माइनस जोड़ने से प्लस घटाने से है, इसकी वैल्यू पूछी गई है तो 7, और यहाँ माइनस लिखा हुआ है, माइनस को क्या लिखा जाता है, कह रहा है माइनस को, माइनस जोड़ने के लिए ना, तो 7 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 10, उसके बाद आपका कह रहा है मल्टीप्लाइड क्या हो जाता है, गुणा, तो यहाँ पर गुणा, उसके बाद आपका 5, फिर डिवाइड हो जाता है, फिर 6 हो जाता है, और प्लस को क्या लिखा जाता है, प्लस को घटाना लिखा जाता है, यानी कि माइनस हो जाता है, और कितना हो जाएगा 4 माइनस, और ये बीच में डिवाइडेड है, मल्टीप्लाइड को तो डिवाइडेड लिखा जाता है ना, हमने डायरेक्ट लिख दिया, हाँ ये आपका डिवाइडेड है, तो 7 + 10 मल्टीप्लाइड डिवाइडेड 5, और डिवाइडेड डबल बार कर दिया हमने, यहाँ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, अच्छे हाँ आप सही है। अब यहाँ पर देखिए कि क्या वैल्यू आएगी, तो सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर आपका 7 पहले से था, मल्टीप्लाइड में आपका 6 हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब 6 दूना 12 कर दीजिए, तो यानी 7 + 12 - 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप 12 और 7 को जोड़ दीजिए, 19 - 4 हो जाएगा, 19 - 4 15 हो जाएगा, आंसर आपका 15 आ जाएगा। इस क्रम से चलना है कि बॉडमास का रूल जो है वो ना ब्रेक हो। लुप्त संख्या पूछी गई, यहाँ 6 दे रखा है, यहाँ 21, तो 6 से 21 में आप कैसे पहुंचेंगे, 6 तिया 21 पर आगे ऐसा नहीं है, 6 से आप 2 से अगर गुणा करेंगे तो 12 आता है, और यहाँ 21 लिखा हुआ है, यानी क्रम पलट दिया गया। 21 को अगर 2 से गुणा करते हैं तो 42 आता है, और ये क्रम पलट दिया गया है। यानी आपको करना क्या है, यानी आपको करना यह है कि 2 से गुणा करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको पलट देना है, और आपका 42 आ जाएगा, जो कि आगे नहीं 6, जैसे यहाँ पर था ना 6 दूनी 12, तो हम 12 लिखकर समझाते हैं ना, 12 लिखा और इस संख्याओं को आपस में एक्सचेंज कर दिया तो 21 हो गया। सेम चीज इसको भी गुणा करना है 2 से, तो 2271 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 5 4 2। अब इनको पलट देंगे क्या आएगा, 4 और 4 5 4 2 है, तो 2 4 5 4 आ जाएगा, 2 4 5 4, 2 4 5 4, क्योंकि जितने भी नंबर हो बस उनका क्रम पलट दिया गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 2 4 5 4 बी वाला जो है वो हो जाएगा। अगला कह रहा है कि
इन कथनों के बीच निष्कर्ष दिए गए, कथनों को पढ़ें, सही जवाब दें। ए बी में बी बड़ा है, बी एन में बी बड़ा है एन से, ऐसे करके दे रखा है। तो आपसे पूछा क्या गया है, कह रहा है कि पहला जो है एन एफ से, जो एन और एफ में एफ बड़ा है, एन और एफ में कह रहा है एफ जो है आपका बड़ा है। देखिए इसमें इसमें संबंध दिया हुआ है पी और एफ में, बाकी में तो है नहीं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, पहला तो गलत है। ये पेन ले लेते हैं उससे। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर बना देते हैं कि ए ग्रेटर देन आपका बी और आपका एन, और एन और एफ में एफ बड़ा, एन और एफ में एन बड़ा, उसके बाद एफ और एम में एफ जो है वो बराबर भी है और ग्रेटर देन भी है, क्योंकि यहाँ पर पी और एफ में संबंध दे रखा है इसके अकॉर्डिंग। तो पहला यहाँ पर जो है वो गलत हो जाएगा। पी और एम में देखिए, तो पी आपका और एम में ये है, एम ये है, तो ये वाला आपका सही है। एम और एन में अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका सही है। एम एन जो है इसमें एम जो है वो एन से अगर कंपैरिजन करेंगे तो कह रहा है एन बड़ा है, तो बिल्कुल बड़ा है, ग्रेटर देन का साइन देख रहे हैं। ए जो है पी के बराबर है, तो ये भी आपका यहाँ पर गलत है। तो केवल दूसरा और तीसरा जो है आपका यहाँ पर सही है, क्योंकि तो पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 30 कि चार विकल्प दिए गए हैं, बॉक्स में बताना है कि ये खुला पासा है, इनमें से कौन सा आएगा। तो मैंने बताया था कि आपका तरीका क्या होता है कि जो भी यहाँ पर खुला पासा होता है, इसमें जो वैल्यू 2 वाली देख रहे हैं ये इसके विपरीत आती है, ये 1 वाली जो देख रहे हैं बाहर की ओर ये 6 के विपरीत आती है, और ये 3 वाली देख रहे हैं 5 के विपरीत आती है। यही सेम चीज देखेंगे किस में आ रही है, तो 3 जो है, यानी कि ये देखिए ना एक साइड आपको दिख रही है, तो यहाँ पर जैसे 3 हम ले लेते हैं, तो 3 के विपरीत 5 है, तो देखिए 3 के साथ 5 यहाँ नहीं है। इसी प्रकार 4 मुख्य रूप से और 6 रूप से, तो ये 3 4 6 वाला ही सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है वो हो जाएगा। समझ गए आप कि जो खुला पासा होता है उसमें कैसे चलता है। अब यहाँ पर देखिए जैसे 1 और 2, और ये भी एक चीज नोटिस करेंगे, 1 2 6 इन्होंने साथ में ही लिख दिया। 1 2 6 साथ में कहा जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड जो पासे का रूप होता है, 3 इधर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं अगर ये ऊपर आ गया तो ये ऊपर से अगर कवर होगा, तो 4 जो देख रहे हैं वो इस तरफ आएगा, और 6 जो है बाहर की साइड आएगा। ठीक है, सी वाला ही हो जाएगा। बाकी आपको अगर ज्यादा कंफ्यूज होगी तो उससे अच्छा जो चीज मैंने बताई वो ध्यान रखिए कि बाहर वाला जो होता है ये इसके अपोज विपरीत में आता है, ये वाली वैल्यू इसके विपरीत में और ये वाली वैल्यू इसके विपरीत में। मील का संबंध भूमि से, उसी प्रकार नॉट का संबंध इनमें से किससे है, तो मील का संबंध अगर भूमि से है तो नॉट का संबंध इनमें से समुद्र से हो जाएगा, क्योंकि समुद्र की जो, देखिए जो भूमि की नाप होती है ना, उसके संदर्भ में अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए मील इकाई होती है, उसी प्रकार समुद्र की नाप के लिए नॉट इकाई होती है। अगला कह रहा है किसी निश्चित कूट में इसको ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, डेयर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डी को 8 लिखा जा रहा है। यहाँ पर डी के लिए आप अगर डेयर में 8 लेंगे तो देखिए चारों में 8 है, यानी ए के लिए देखें तो तीसरे नंबर पे यहाँ 6 आ रहा है, यानी यहाँ पर 6 देखिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ये ऑप्शन तो कट गया। अब यहाँ पर 7 है। अब आर के लिए देखिए, आर के लिए 1 2 3 चौथे नंबर पे 1 2 3 4 1 लिखा है, तो यहाँ पर देखिए 1 लिखा है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला आपका हो जाएगा। इस तरीके से यानी जो कोड यहाँ लिखा गया वही कोड यहाँ दर्शाना है, वही आपसे पूछा गया था। ए कह रहा है 10 मीटर उत्तर की ओर जो है आपका चलता है, तो हम इसको चला देते हैं उत्तर की ओर। कितना चलता है, 10 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं हमने मुड़ा दिया, और कितना चला, 10 मीटर। फिर से वो बाएं मुड़ता है ऊपर की ओर, और कम सा 5 मीटर जो है वो चलता है। और फिर कह रहा है कि 15 मीटर और 15 मीटर चलता है। 10 10 फिर 5, और उसके बाद क्या कह रहा है कि वो हर बार बाएं मुड़ने पर 15 मिनट 5 5 चलता है। देखिए ना, फिर हर बार बाएं मुड़ने पर ही, यानी इधर मुड़ेगा तो सबसे पहले कितना जाएगा, 5 जाएगा। यही तो चीज बोल रहा है कि 5 मीटर 15 मीटर और 15 मीटर चलता है। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए कि वो कह रहा है कि 10 मीटर जो है वो आपका उत्तर की ओर जाता है, ठीक है। फिर दाएं मुड़ता है और कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। फिर कह रहा है बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। 5 मीटर चल चुका है अब तक यहाँ तक, ठीक। उसके बाद कह रहा है फिर 15 मीटर चलता है, यानी कि अब की जो चलेगा वो 15 मीटर चलेगा, यानी वो आगे निकल जाएगा। यहाँ से अगर चलेगा तो वो 15, ये तिरछा क्यों लाइन हुई जा रही है, ये 15 मीटर जो है वो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है 15 मीटर फिर से चलता है, कह रहा है वो हर बार बाएं मुड़ता है, यानी अब कितना चलेगा, नीचे की तरफ चलेगा 15, तो ये आपका 15 हो जाएगा नीचे की तरफ। ये जो चला था ये 5 चला था, ठीक। अब ये 10
और ये 5, यानी ऊपर की ओर 15 गया, नीचे की ओर भी 15 वो वापस लौट आया। ठीक, इधर साइड वो 15 गया और 10-10 यहाँ पर आप देख रहे हैं, 10-10 वैल्यू यहाँ वाली नीचे वाली भी तो हमने, अच्छा हाँ ठीक है, तो ये 10-10, तो ये वाली वैल्यू का डिस्टेंस आपसे पूछा गया है। तो प्रारंभिक स्थान यहाँ था, अंतिम स्थान यहाँ है, तो ये कितना है टोटल जो चला है वो यहाँ पर 5 का आ जाएगा, आंसर 5 मीटर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन होगा। अगर वो 10 मीटर इधर गया है और 15 मीटर वापस आया है, तो इस 10 और इस 15 का डिफरेंस 5 ही तो होगा, यानी ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हैं 5 ही तो होगी, यही तो पूछा गया आपसे। अगला देखते हैं, कह रहा है गलत संख्या बताइए, इसमें से 2 से 6 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 से गुणा करिए, 2 छंग 12 और 6 घटा दीजिए तो 6 ही आ जाएगा। स्वयं आगे देखिए, तो 6 पंचे 30 होता है, 5 घटाइए और 5 घटा दीजिए। इसी प्रकार यहाँ देखिए, तो 4 से गुणा कीजिए, 4 घटा दीजिए, 3 से गुणा कीजिए और होना चाहिए 3 घटाना, ऐसे करके आगे चल रहा होगा, तो गलत संख्या पूछी गई है। यानी यहाँ पर जो गलत संख्या आएगी वो आपकी 24 वाली आएगी, ये समझिए सबसे पहले। जैसे 2 से आप चेक करना शुरू कीजिए, तो 6 से गुणा कीजिए, 2 छंग 12 और 6 माइनस कर दीजिए तो 6 आ रहा है। 6 की बात करते हैं, तो 6 से गुणा किया, अब एक कम नंबर से 5 से गुणा कीजिए और 5 माइनस कर दीजिए, तो 6 5 जा होगा 30, और उसमें से अगर 5 घटाएंगे तो होना चाहिए 25, जबकि यहाँ लिखा है 24, इसलिए ये संख्या गलत हो जाएगी। समझ गए? अगला देखते हैं, कह रहा है कि दिए गए समीकरण में डिवाइड और प्लस 12 और 18 को एक दूसरे से अगर स्थान पर पलट दिया जाए, रख बदल दिया जाए, तो वो कह रहा है कि कौन सा समीकरण सही हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट डी वाले ऑप्शन को चेक करके बता दें। प्लस को चेंज किया जा रहा है किससे, डिवाइड से, यानी 12, और नंबर भी तो चेंज किया जा रहा है 12 और 18 को, यानी 12 की जगह क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड की जगह आपका डिवाइड हमने चेंज कर दिया ना, डिवाइड और प्लस को चेंज किया जा रहा है, तो हम मल्टीप्लाइड को नहीं चेंज करेंगे ना, तो ये मल्टीप्लाइड ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और बराबर किसके होगा, 36 के होगा, बस यही चेक करना है। 6 तियां 18 होता है और 18 तियां 36 होता है, बिल्कुल डी वाला आंसर सीधे सीधे दिख रहा है, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि एक संख्या यहाँ पर विलुप्त है, वो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर पैटर्न को पूरा करेगा। तो 3 से 7 में देखेंगे, तो 3 दूनी 2 से गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 और आपका 1 से जोड़ दीजिए, 7 आ जाएगा। 7 से में देखेंगे तो 7, 3 से गुणा कीजिए, 7 तियां 21 होगा, फिर से यहाँ पर 2 से गुणा किया, यहाँ 3 से गुणा किया, 7 तियां 21 प्लस 1 कर दीजिए, तो 21 प्लस 1 नहीं, 2 में काम चलेगा, तभी तो 23 तक पहुंचेंगे। तो 2 जोड़ दीजिए, 23 में देखिए तो 2 से गुणा किया, यहाँ पर 7 तियां 21, 3 से गुणा किया, तो आगे आपका 4 से गुणा करना है, और 95 में 5 से गुणा करना है, यानी 5 से गुणा करके और 4 जो है वो जोड़ दीजिए। एक एक एक्स्ट्रा वैल्यू चल रही ना, पहले 2 से गुणा किया 1 जोड़ा, फिर 3 से गुणा किया 2 जोड़ा, फिर 4 से गुणा किया 3 जोड़ा, फिर 5 से गुणा करेंगे 4 जोड़ेंगे, यानी 95 को 5 से गुणा करके 4 जोड़ेंगे तो 479 आएगा। पैटर्न इस तरीके से ये चलेगा। अगला कह रहा है 5 पक्षी हैं, कौवा कबूतर छोटा कबूतर ऐसे करके, और कह रहे हैं एक शाखा से एक एक के बाद उड़ते हैं, और कौन सा सबसे पीछे कौन सा पक्षी है सबसे आखिरी, वो पूछा गया है। तो जो कह रहा है बड़ा कौवा है वो कौवा के बाद उड़ा, बड़ा कौवा कौवा के बाद उड़ा, ठीक है। और मगर गरुड़ से आगे, अगर हम इसको सबसे नीचे यहाँ सीधे लिख देते हैं कि क्या क्या बनेगा, उसके बाद इसमें समझाते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। छोटा कबूतर, और उसके बाद कौवा, उसके बाद कबूतर, उसके बाद बड़ा कौवा, और उसके बाद गरुड़ करके, ये सभी 5 हैं टोटल। ठीक, अब इसमें क्रम भी यही है, ये ग्रेटर ये ग्रेटर ये ग्रेटर ये ग्रेटर, इस तरीके से। और यहाँ पर आंसर आपका क्या आ जाएगा, आंसर आपका यहाँ पर गरुड़ आ जाएगा, जो कि सबसे बाद में उड़ा। अब इस चीज को समझिए, प्रश्न को कह क्या रहा है, कह रहा है जो बड़ा कौवा है, बड़ा कौवा ये है, कौवा के बाद उड़ा। ये बड़ा कौवा जो है अगर कौवे से कंपैरिजन करेंगे तो बाद में उड़ा है, पहले कौवा उड़ गया है, ये चीज आपको समझ में है, इसीलिए हमने इसको आगे रखा है। जो पहले उड़ गया उसको आगे रखा है, जो बाद में है वो पीछे रहेगा। उसके बाद मगर गरुड़ से अगर कंपैरिजन करेंगे, कह रहा है तो उससे वो आगे, ये तो गरुड़ तो पीछे ही है इस बड़े कौवे से, तो गरुड़ सबसे आखिरी में भी रहा। फिर कबूतर जो आपका है, ये कौवा और बड़ा कौवा के बीच में है, तो कौवा और बड़े कौवे के बीच में कबूतर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं।
छोटा कबूतर कौवा के आगे है, छोटा कबूतर कौवा के आगे है, तो सबसे पीछे कौन सा है? गरुड़ है, तो आंसर गरुड़ हो जाएगा। समझ गए? अगला देखते हैं। कौन सा आरेख है जो कह रहा है कि अस्पताल, नर्स और रोगी के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो अस्पताल में ही दोनों आते हैं, सी वाला हो जाएगा। बाहर वाला जो है अस्पताल हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। और जो अंदर वाला है, एक नर्स में रख लीजिए, एक रोगी में रख लीजिए। इसी प्रकार से आपका, वैसे ऑप्शन में तो एक डी भी दे रखा है ना, तो जो नर्स होंगे वो रोगी थोड़ो नहीं होंगे, ये नहीं होना चाहिए, डी होना चाहिए। क्योंकि इसमें जो नर्स है और रोगी, इनका थोड़ा नहीं आपस में संबंध है, तो ये वाला अस्पताल में तो होगा, पर नर्स और रोगी तो अलग ही होंगे ना, तो ये वाला होगा डी वाला ऑप्शन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नर्स और जो रोगी, इनका हाफ हाफ का संबंध भी दर्शा रहा है ना, तो उनका आपस में नहीं संबंध होगा। 39 प्रश्न आपसे कह रहा है कि दिया गया एक चित्र है जिसमें वृत्त जो है लेखक का है, ये जो देख रहे हैं वृत्त, ये किसका है? लेखक का है, लेखक हमने लिख दिया। वर्ग जो आप देख रहे हैं ये आपका लंबे व्यक्तियों का है, ये आपका लंबे व्यक्ति जो है वो हो जाएगा। और त्रिभुज जो है ये आपका बैंक अधिकारियों का है, ये हमने बैंक अधिकारी लिख दिया। वो खंड इसमें से बताना है उन अधिकारियों का जो लेखक भी हैं, वो खंड कौन सा है जो उन बैंक अधिकारियों का होता है, यानी बैंक वाले में भी आएंगे, लेखक में भी आएंगे, यानी कि इस त्रिभुज में भी आ रहे हैं। और आपका, अच्छा बैंक अधिकारी लेखक, हमने बैंक अधिकारी नहीं लिखा क्या? बैंक अधिकारी त्रिभुज वाला है ना, तो हमने बैंक वाले में क्यों लिख दिया? अच्छा, ये बैंक अधिकारी पूरा वही है, अधूरा लिख दिया है, ठीक है। बैंक अधिकारी जो है ये है, ठीक है। अब कह रहा है जो उन बैंक अधिकारियों का यानी त्रिभुज में आते हो, तो त्रिभुज में देखिए पी भी आ रहा है, क्यू भी आ रहा है, और साथ में लेखक भी हो। लेखक वाले में क्या आ रहा है? लेखक वाले में वृत्त में आ रहा है, तो वृत्त में पी और क्यू आ रहा है। ये देखिए जो पी और क्यू है, ये आपका बैंक अधिकारी में भी है और आपका इस लेखक में, वृत्त वाले में भी आ रहा है, तो पी और क्यू वाला आंसर यहाँ पर हो जाएगा। लास्ट वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, ये दी गई जानकारी को पढ़िए, बताइए, और इसके अलावा वीडियो पर नए हो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करते रहिएगा। प्रश्न थोड़ा सा नया है तो हम आपको ये करना भी बता दें कि करेंगे कैसे। आपको कुछ नहीं करना है, एक लाइन, एक चार्ट बना लीजिए जिसमें एक तरफ आपका मित्र जो हैं, जो जो जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, लगा लीजिए। फिर ये बता रहा है कि कौन क्या खेलता है, तो आप फुटबॉल, उसके अलावा क्रिकेट, उसके अलावा हॉकी और उसके अलावा बास्केटबॉल, ऐसे करके 4 सेक्शन बना लीजिए। और कह रहा है कि चार मित्र एबीसीडी हैं, इसमें से ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं, तो जैसे ए है और बी है, ये जो जो खेलते हैं उसमें टिक लगा दीजिए, जो नहीं खेलते हैं उनको छोड़ दीजिए। ऐसे ही आपको करना है। जैसे हम एक अगर बता दें ए और बी फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो फुटबॉल ये, क्रिकेट ये, हम लगा देते हैं कि ए और बी ये दोनों खेलते हैं पर बाकी नहीं खेलते हैं, तो हमने ऐसे क्रॉस कर दिया। तो ऐसे करके सब बनाते हैं। आपको बताना है हॉकी कौन नहीं खेलता है, ये आपका प्रश्न है। सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, कोशिश कीजिएगा, तभी प्रश्न आएंगे, इसलिए एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। बाकी वीडियो पूरा हमारा समाप्त हुआ। लाइव टाइमिंग एक 12 बजे की है, एक 3 बजे की भी है, नहीं 3 नहीं, शाम के 5 बजे की है, तो लाइव आकर भी प्रश्न आप देख सकते हैं। इतना लगातार बोल रहे हैं तो दिमाग भी कभी कभी पंचर हो जाता है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।